अलैक्म जी, वेलकम। आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है फॉर लेक्चर 2। तो मैं क्विकली आप लोग के साथ लेक्चर 2 शेयर करता हूँ। उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और फिर आपके कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर विजिबल। जी अच्छा, सर, आ रही है बस। थैंक यू जी। अच्छा, ये सेकंड लेक्चर था, सिंपल सा था। एनर्जी मैनेजमेंट से रेलेवेंट सिस्टम्स और गवर्नेंस का। तो आइडिया ये है कि कि हमने उसके एक स्ट्रेटेजिक एंगल डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। तो अब उसके लिए सिस्टम्स और स्ट्रक्चर बिल्ड करना। स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये कहा था कि जैसे इंसान का ढांचा होता है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, और सिस्टम वो होता है जो चीज़ उस ढांचे को इस्तेमाल करती है। जैसे आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स, आपके नर्व्स कम्युनिकेट करती हैं, दिमाग, दिल, प्रोसेस चला रहे होते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ को स्ट्रक्चर और सिस्टम कहते हैं। इसमें मैंने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन किया था कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, यानी ये वो ढांचा है जो आप बनाते हैं, जो कि फिर आपको बाद में अलाउ करता है कि आप एनर्जी मैनेजमेंट के सिस्टम्स को चला सकें। तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल। टेक्निकल वो होता है जो मीटरिंग और कंट्रोल्स और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को देखता है, यानी बिजली को मेजर करना। फाइनेंशियल जो है वो उसकी बजटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, उस चीज़ों को देखता है। यानी कि आप अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई नई इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं तो वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो उस किस हेड में बजट होगी, उसका कितने अरसे में अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, टीम्स कैसे बनेंगी, और उनके केपीआईज या उनके वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर कुछ लिखा हुआ था कि एडॉक एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी जो सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो क्यों फेल होते हैं। तो सबसे मेन रीज़न हमने बार बार डिस्कस किया था कि एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप ना होना, यानी सीनियर लीडरशिप उसको चैम्पियन ना कर रही हो। तो फिर ज़ाहिर है वो आपको फंडिंग भी नहीं मिलती और आपको कोई बड़ी सपोर्ट भी नहीं मिलती। फिर डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग ना हो, यानी आपके आपके पास गोल्स तो हों लेकिन डेटा इकट्ठा करने का कोई तरीका या सिस्टम ना हो, तो ज़ाहिर आप प्रूव नहीं कर सकेंगे कि आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी, यानी केपीआईज वगैरह ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, तो फिर आप किस चीज़ के अगेंस्ट मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करेंगे, किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर काम नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट फेल होगा। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ना हो, यानी कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स में पैसे लगते हैं और फिर आप वो पैसे बचाते हैं बाद में एनर्जी के टर्म्स में। तो इसका मतलब है बजटिंग में आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर वो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन नहीं होगी तो आप हर एक को पैसे चाहिए होते हैं, हर एक को बजट में लेआउट चाहिए होता है। तो आपको अगर नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर आपका प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। और नो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी आप कुछ का एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो हर वक्त चीज़ों को देखता है और इम्प्रूव करता रहता है। तो ज़ाहिर चीज़ें स्टेगनेट होंगी और आपका प्रोजेक्ट अगेन फेल होगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल देखने के लिए आईएसओ का एक स्टैंडर्ड है 50001। इस ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का एक स्टैंडर्ड है। ये मैंने बताया था लेक्चर में कि इंटीग्रेटेबल है रेडली 9001 और 14001 और जो भी बाकी रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इसके जो कार्डिनल्स हैं, जो पिलर्स हैं, एक ये कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट को इनक्रेज करता है, और कॉस्ट सेविंग्स को इनक्रेज करता है कि यानी आपको प्रूव करना होता है कि आपने पैसे बचाए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से। सस्टेनेबिलिटी को, यानी कार्बन अकाउंटिंग वगैरह को एम्फोसाइज करता है, और आपकी एज अ सप्लायर, एज अ बिजनेस पार्टनर क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तो अभी से आगे हम जितने भी लेक्चर्स देखेंगे, जैसे आज का जो लेक्चर है, जो जिसकी वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, उसमें आप देखेंगे तो कार्बन अकाउंटिंग पे बात हुई और आईएसओ 50001 के पर्सपेक्टिव में हुई। इसी तरह आगे भी काफ़ी लेक्चर्स में इसी के आर्टिफैक्ट्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। इसका फंडामेंटल सा कह लें स्ट्रक्चर जो है वो पीडीसी साइकिल पे खड़ा है, जो एक कॉमन मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट साइकिल है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं यानी डू करते हैं, फिर चेक करते हैं यानी जो आपने डू किया था वो ठीक हुआ कि नहीं, और जो डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं उन पे एक्ट करते हैं यानी प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, और फिर अगला प्लान बना लेते हैं। तो प्लान के टर्म्स में एनर्जी मैनेजमेंट में आप एनर्जी रिव्यू करते हैं। एनर्जी रिव्यू का मतलब है कि अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में एनर्जी को देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है, उनमें लॉसेस किधर किधर हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस कौन से हैं जिनको आप कम कर सकते हैं। तो इस प्लानिंग में बेसलाइनिंग करते हैं। बेसलाइनिंग का मतलब होता है कि जो आपने सारे
इन सोर्सेज देखे, यूज़र्स देखे, लॉसेस देखे, इनकी आज क्या सिचुएशन है, यानी आज ये जो मोटर है ये कितनी बिजली खींच रही है, आज ये जो एच वैक सिस्टम है कितनी बिजली ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हम बेसलाइन कहते हैं। फिर आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि इस चीज़ को कम करना है, इसको मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह, और उन ऑब्जेक्टिव्स पे एक्शन प्लान्स मुख्तलिफ लोगों को दे देते हैं। डू में आप लोग यानी जो आपने पीछे प्लान बनाए उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, यानी केपीआईज वगैरह होते हैं उनके। चेक में आप उन केपीआईज को मॉनिटर करते हैं। और एक्ट में देखते हैं कि कौन ने किसने अचीव किया, किसने नहीं किया, और जिसने नहीं किया उसके लिए करेक्टिव एक्शंस आप शुरू करते हैं और फिर दोबारा प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेस, यानी अ, वो कौन से इक्विपमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं में आप छोटी सी भी करेक्शन करते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए आप बेसलाइन बनाते हैं, और बेसलाइन बनाते हुए आप इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स, यानी वो ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बिजली के इस्तेमाल को या एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाते हैं। जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है तो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है तो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता है, सन एक्सपोजर किसी बिल्डिंग का ज़्यादा होता है तो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता है, वगैरह वगैरह, पुरानी इक्विपमेंट, ज़्यादा लोग। और इस बेसलाइन को फिर आप इस्तेमाल करते हैं अपने लिए टारगेट बनाने के लिए। केपीआईज जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, तो एनर्जी के टर्म्स में उसको एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। ये हर सेक्टर के अपने अपने होते हैं, हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स की एग्जांपल्स देखी थी। एक चीज़ जो तकरीबन सब में कॉमन थी वो थी कार्बन एमिशंस, यानी सबसे आखिरी वाला जो सब में लिखा हुआ है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। इसको भी हम जो लेक्चर ऑलरेडी थर्ड लोड हो गया उस पर डिटेल में देखा हुआ है। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि एक टॉप मैनेजमेंट की कमेटी होगी, एक एनर्जी मैनेजर होगा, और फिर क्रॉस फंक्शनल टीम्स होंगी जो एनर्जी को देख रही होंगी, और एक रिपोर्टिंग हायरार्की होगी। इससे बनेगी यानी इन तीन चीज़ों से, जो कि क्लियर एस्केलेशन पाथ देगी आपको कि कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन किसको बताएगा, ताकि डिसीजंस हो सकें और करेक्टिव एक्शंस वगैरह हो सकें। फिर एनर्जी की टीम मॉडल में हमने कहा था कि इंजीनियरिंग के लोग भी होने चाहिए, फाइनेंस के भी, ऑपरेशंस के भी, और ईएसजी के भी, यानी सस्टेनेबिलिटी वगैरह के भी, कार्बन टारगेट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर केपीआईज की या ईएनपीआईज की हमने कहा था कि ये आप अपने जो केपीआईज हैं उसको कैस्केड करते हैं डिपार्टमेंटल लेवल तक। और उसके लिए जो मॉडल हमने इस्तेमाल किया था वो कुछ इस तरह था कि आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनती है एनर्जी के टर्म्स में, जो कि आपको पॉलिसी देती है। उस पॉलिसी से आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, टाइम बाउंड टारगेट्स मिलते हैं। उन टारगेट्स पे फॉर एग्जांपल मेरा जो टारगेट है कि मैंने अपनी 20% रिड्यूस करनी है, तो उसमें से फिर केपीआईज निकलते हैं हर एक के लिए। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 मशीन है तो हर मशीन पे कोई ना कोई केपीआईज होंगे। और उन केपीआईज जो है, सिर्फ ये कहना है कि तुम 10% रिड्यूस करोगे, ये तो ऑन इट सेल्फ कुछ भी नहीं होता ना। उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है कि ठीक है तुम 10% रिड्यूस करोगे, क्योंकि हमने तुम्हारी मोटर जो पहले इंडक्शन मोटर थी, अब हमने उसकी जगह फलानी इक्विपमेंट लगा दी है, तो अब तुम्हारी बिजली कम इस्तेमाल होगी, तो देखो तुम टारगेट अचीव कर रहे हो कि नहीं, एंड सो ऑन। तो यानी आप उनको प्लान भी देते हैं साथ साथ, जिसमें मशीन का चेंज होना, मे बी उनकी ट्रेनिंग होना, उनका सन एक्सपोजर कम होना वगैरह इन्वॉल्व होता है। और इस सब से फिर आपके लिए फाइनेंशियल और कार्बन आउटकम्स निकलती हैं, यानी पैसे बचते हैं और आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। फिर हमने देखा था एनर्जी प्रोग्राम फेल क्यों होते हैं, तो ये मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे शुरू में देखा था कि एड हॉक प्रोजेक्ट्स क्यों फेल होते हैं। 3 पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन की थी। पहला ये था कि एनर्जी मैनेजमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, यानी ऑपरेशंस के पास होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ वालों के पास होनी चाहिए, या एक हाइब्रिड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसका जवाब है कि हर एक का, वैसे हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है कि हर एक के लिए अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक तरफ से आपको फाइनेंस की सपोर्ट मिल रही होती है, एक तरफ टेक्निकल की। अ, दूसरा हमने डिस्कस की थी कि केपीआईज क्या होंगे, तो वो पीछे हमने एक अलग स्लाइड पे देखा ईएनपीआईज में कि दे आर स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री। और आखिर में कि टेक्निकल है या मैनेजेरियल है, ओवरऑल इसकी अप्रोच तो ज़ाहिर है बहुत है, क्योंकि टेक्निकल ने जो है वो मीटरिंग से रिलेटेड, इक्विपमेंट को अपग्रेड करने से रिलेटेड वगैरह चीज़ें देखनी है। और मैनेजेरियल ने फंडिंग देखनी है, देखना है कि लोगों के बिहेवियर चेंज हो वगैरह, और प्रोसेसेस इम्प्रूव हों। तो फिर हमने केस स्टडी
देखिए जो कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 बन गई। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका बिजली का बिल तकरीबन 12% उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स का आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई फॉर्मल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और अब वो चूँकि यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके ख़रीदारों ने उनको कहा है कि आप ईएसजी रिपोर्टिंग करें। तो इनके रिसेंट इश्यूज में ये है कि इनकी एनर्जी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। फिर इनकी पावर इंटरप्शंस, यानी ये वही चीज़ें हैं जो आपको आप देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है कि सॉरी कि उनकी एनर्जी बेसलाइन इस्टेब्लिश नहीं है, यानी पता नहीं है कौन सी चीज़ कितनी बिजली खा रही है। फिर मेंटेनेंस टीम्स जो हैं वो ठीक तो कर लेती हैं चीज़ें, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर के तहत नहीं करती हैं, और जो जाहिर है सीईओ को सीएफओ को कॉस्ट रिडक्शन करनी है। और एक आपको उन्होंने एक नए सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के तौर पे हायर किया है। तो और आपने देखना है कि ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स आप कैसे पूरी करेंगे। तो जो उनकी करंट सिचुएशन थी उसमें ये था कि पॉलिसीज़, एनर्जी मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, केपीआईज या ईएनपीआईज नहीं है, टीम्स नहीं बनी हुई। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह होते हैं कि कुछ ख़राब हो गया या कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गया तो उसको एड्रेस किया जाता है, और बस बिल को मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा यानी मेन बिल को, उसके अलावा सब मीटर नहीं है मुख्तलिफ इक्विपमेंट के ऊपर, या मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़ पे अपने अपने मीटर नहीं लगे हुए। और आपको फिर समझ नहीं आती कि साइट में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं, और बिजली ज़ाया कहाँ पे हो रही है। तो इसकी वजह, इन चीज़ों की वजह से आपके पास फाइनेंशियल रिस्क आते हैं, ईएसजी कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं आप, और एनर्जी डिसरप्शन हो जाए तो उसको आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो फिर इसके लिए 5 सवाल 6 सवाल थे, 5 सवाल थे जिनका आपने जवाब देना था। तो मैंने आपको बताया था कि वेयर एनर्जी मैनेजमेंट टू सेट ऑलरेडी हमने एक स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। आपके केपीआईज क्या होने चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, टेक्सटाइल के लिखे हुए थे, तो आप उनको डेलिब्रेट करेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट टीम पे कौन होना चाहिए, तो हमने कहा था 4 एरियाज से लोग होने चाहिए, तो वो ज़ाहिर है आप अपने हिसाब से अपने आर्गूमेंट के साथ देंगे। आपके 6 महीने के एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो उस एक्शन प्लान के लिए हमने डिस्कशन की थी कि उसको आप अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, और जो सबसे हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं उनको पहले लेके आ सकते हैं। ज़ाहिर टीम बनना सबसे पहले है, फंडिंग होना सबसे पहले है, वगैरह वगैरह। और आपने आईएसओ परसू करना है कि नहीं, इस पे मैंने आपको कहा था कि आप इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आपको फ़ायदा कितना देगा और कितना नुकसान देगा। ऑब्वियसली अगर आप के पास अभी सब मीटरिंग ही नहीं है तो फिर अभी आईएसओ की सर्टिफिकेशन परसू करने की फ़ायदा नहीं है, वो आप कर लेंगे, लेकिन आपके पास वो टूल्स मौजूद नहीं होंगे, तो आप फिर आर्गूमेंट करेंगे कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ इट जी, ये लेक्चर था। आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताएं। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है जी? नहीं सर, इट्स ओके। थैंक यू जी। तो बस थैंक यू सर। थैंक यू जी, इस क्लास को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू जी।